मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ नदी के भूवैज्ञानिक कार्य अर्थात जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर विषय पर व्याख्यान सीरीज़ के पहले व्याख्यान में नदी अर्थात रिवर के बारे में परिचयात्मक जानकारी प्रदान करूंगा। पिछले व्याख्यान में हमने जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड, पवन अर्थात वायु के भूवैज्ञानिक कार्य पर अध्ययन किया था। इसी तरह से एक और अन्य महत्वपूर्ण फिजिकल एजेंसी रिवर किस तरह से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पर वर्क करती है। जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर के तहत भी हम रिवर के द्वारा इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, जो लैंडस्केप बनते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, नदी के उद्गम स्थल से लेके नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है, इस पूरी लंबी जो इसकी यात्रा है उसमें किस तरह से ये अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है, इनकी जानकारी आने वाले अगली सीरीज़ के इसी टॉपिक पर जो व्याख्यान होंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम नदी क्या होती है, नदी के क्या प्रकार होते हैं, नदी से जुड़ी हुई इंट्रोडक्टरी नोट आपके साथ साझा करूंगा। मानव की विकास गाथा में नदियों की प्रभावशाली भूमिका रही है। हम देखते हैं कि अधिकांश पुरातन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। वर्तमान काल में नदियों का उपयोग हम देखते हैं कि सिंचाई में, पेयजल योजनाओं में, विद्युत उत्पादन में, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी, मत्स्य उद्योग इत्यादि में किया जाता है। पर्वतीय अंचलों में वर्षा जल, हिमनद के पिघलने से उपलब्ध जल, झील, झरने या भूमिगत जल के विभिन्न स्रोतों से सतत जल की उपलब्धता रहती है तथा थलाकृति की असमानता के फलस्वरूप प्रारंभिक ढाल उपलब्ध हो जाती है और इसी ढाल के कारण पानी नीचे की ओर वेग के साथ बहना प्रारंभ कर देता है। सतत जल व प्रारंभिक ढाल की उपलब्धता नदी की उत्पत्ति के लिए आवश्यक फैक्टर या कारक होते हैं। पर्वतीय अंचलों में उपलब्ध ढालों के लघुपथ से जल प्रवाहित होकर छोटी जल धाराएं, जिसे हम गलीज या अवनिकालाएं बोलते हैं, बनाता है। ये अवनालिकाएं या गलीज जो निम्न ढालों पर आपस में मिलकर छोटी सरिता का निर्माण करती है, यानी छोटी सरिता का रूप ले लेती है। छोटी सरिताएं आपस में मिलकर बड़ी सरिता का निर्माण करती है तथा इस प्रकार पर्वतीय अंचल में एक शाखन अपवाह प्रतिरूप अर्थात ब्रांचिंग ड्रेनेज पैटर्न डेवलप हो जाता है। बड़ी सरिताएं आपस में मिलकर नदी का निर्माण करती है, अर्थात सबसे पहले जो छोटी जलधाराएं हैं जिन्हें हम गलीज बोलते हैं, वो निम्न ढालों पर आपस में मिलकर छोटी सरिताएं बनाती है। छोटी सरिताएं आपस में मिलकर बड़ी सरिताएं बनाती है और इस तरह से एक ब्रांचिंग ड्रेनेज पैटर्न में ये बड़ी सरिताएं आपस में मिलकर एक रिवर या नदी का निर्माण करती है। मुख्य नदी सहायक नदियों व सरिताओं का सम्मिलित प्रतिरूप नदी तंत्र कहलाता है। अब जो मेन रिवर स्ट्रीम होती है उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियाँ और ये सरिताएं आपस में मिलकर जो एक सम्मिलित प्रतिरूप नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। वर्ष पर्यंत जल प्रवाहित होने वाली नदियों का उद्गम, यानी वो रिवर जो 12 मास बहती है, वर्ष पर्यंत जल प्रवाहित होने वाली
नदियों का उद्गम पर्वतीय अंचल से हिमनद के पिघलने से या विशाल भूमिगत जल स्रोत से जल प्राप्ति के कारण मुख्यतः होता है तथा इन्हें स्थायी नदी या परमानेंट रिवर कहते हैं। यानी ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों से अगर कोई रिवर फॉर्म होती है और उसमें 12 ही महीने पानी रहता है तो नेचुरली दे आर ग्लेशियल फीड रिवर्स। उनमें पानी जो है ग्लेशियर से या हिमनद से प्राप्त होता है। यहाँ इसमें फॉन्ट कन्वर्जन के कारण जब हम इसमें मंगल में इसको फॉन्ट को कन्वर्ट करते हैं तो कुछ शब्दों में, जैसे यहाँ विशाल शब्द आया तो षटकोण वाला स आ गया, जबकि आना शेर वाला गांठ वाला स आना चाहिए था। इस तरह की त्रुटियां इसमें कई बार फॉन्ट कन्वर्जन के कारण हो जाती है। अन्य स्थायी नदी के अलावा जो अन्य नदियों में मुख्यतः वर्षा जल ही प्रवाहित होता है, अतः यह ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, जो 12 महीने नहीं बहती है, और गर्मियों में ड्राइड अप हो जाती है। तो इन्हें आंतरायिक नदी यानी इंटरमिटेंट रिवर कहते हैं। अधिकांश नदियां पर्वतीय क्षेत्र से होकर मैदानी भागों में बहती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती है। ये उनकी यात्रा का एक पूरा सेटअप होता है। इन्हें समुद्री नदी कहते हैं, यानी ऊपर पर्वतीय अंचलों से शुरू हुई मैदानी भागों में आकर अंत में समुद्र में मिलती है, तो इन्हें मैराइन रिवर्स बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर मरुस्थल, झील या अनूप में विलीन होने वाली नदियां महाद्वीपीय नदी या कॉन्टिनेंटल रिवर कहलाती है, जो समुद्र में आकर नहीं मिलती, या तो मरुस्थल में ख़त्म हो गई या किसी झील में आकर सम्मिलित हो गई। तो ऐसी नदियों को हम महाद्वीपीय नदी या कॉन्टिनेंटल रिवर्स बोलते हैं। नदी प्रवाह में जल समतल जल मार्ग में वाहिकाओं के पार्श्व के समानांतर सीधी सरल रेखा में प्रवाहित होता है, तब इसे लेमिनर फ्लो या स्तरीय प्रवाह कहते हैं। वहीं जल वेग वृद्धि की स्थिति में वाहिका की अनियमितताओं के संस्पर्श में जल वेग में परिवर्तन के साथ जल प्रवाह चक्रीय धारा के रूप में प्रवाहित होता है, तब इस प्रकार के जल प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये रिवर के फ्लो के दो प्रकार हुए, एक लेमिनार फ्लो और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। नदी तंत्र के विकास की 4 अवस्थाएं होती है। जैसे हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है। ठीक उसी तरह से रिवर नदी तंत्र के विकास की भी 4 प्रमुख अवस्थाएं क्रमशः प्रारंभिक अवस्था यानी इन्फेंट अवस्था या इन्फेंट स्टेज, दूसरी तरुण अवस्था या यूथ स्टेज, तीसरी प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज, और चौथी और अंतिम वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज होती है। नदी इन चारों अवस्थाओं में अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है। प्रारंभिक अवस्था में नदी अपने उद्गम स्थल अर्थात पर्वतीय अंचल में अधिक ढाल वाले क्षेत्र में प्रक्षुब्ध प्रवाह के साथ तेज गति से बहती हुई टर्बुलेंट फ्लो के साथ हाई वेलोसिटी के साथ बहती हुई मुख्यतः अवखनन या डाउन कटिंग का कार्य करती है। जिस रास्ते से ये आती है, जिस पर्वतीय अंचल में बहती हुई नीचे की तरफ, तो वहाँ ऊपर तेज टर्बुलेंट फ्लो के कारण ये आसपास के जो इसके संपर्क में आने वाला क्षेत्र है उसको इरोड करती है, डाउन कटिंग करती है, अवखनन जिसे हम कहते हैं, तथा अंग्रेजी की वर्णमाला के कैपिटल वी की आकृति की घाटी का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये वैली फॉर्मेशंस रिवर के इरोजन के कारण डेवलप हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में नदी पथ में असमानताओं के कारण नदी जलप्रपात जिसे हम वाटरफॉल बोलते हैं, सिप्रिका जिसे अंग्रेजी में रैपिड बोलते हैं, सोपानीपात जिसे हम अंग्रेजी में कैस्केड बोलते हैं, महाखड जो अंग्रेजी में गॉर्ज जिसको हम बोलते हैं, गंभीर खड जिसे हम कैनियन बोलते हैं, एवं तंग घाटियाँ यानी नैरो वैलीज का निर्माण करती है। यानी असमान
असमानताओं के कारण पर्वतीय क्षेत्र में नदी का जो पथ होता है उसमें असमानताओं के कारण ये इस प्रकार की जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नदी द्वारा फॉर्म होते हैं। इस अवस्था में सहायक नदियों का भी विकास साथ ही साथ होता रहता है। यहाँ इस स्लाइड में वी शेप्ड वैली का किस प्रकार से निर्माण होता है वो यहाँ समझाया गया है। पहले वर्टिकल इरोजन, फिर उसके साइड में किस प्रकार से नदी बहती है तो साइड की जो है उसमें इरोजन होता है और ये इरोजन धीरे धीरे बढ़ता है तो वी शेप्ड वैली का निर्माण ये 4 अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है वो इसमें डायग्राम में इस स्लाइड में दिखाया गया है। वाटरफॉल, जब नदी बहती है और उसके बहाव के क्षेत्र में अगर जो रॉक फॉर्मेशन है वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार की होती है, तो जिस एरिया में सॉफ्ट रॉक आ जाती है वो नदी अपने तेज प्रवाह के कारण उस सॉफ्ट रॉक्स के फॉर्मेशन में से कुछ बेड्स को वहाँ से हटा देती है, इरोड कर देती है। तो इस प्रकार से असमानता पैदा हो जाने के कारण हार्ड रॉक्स रिमेन रह जाते हैं, सॉफ्ट रॉक जो है इरोड हो जाते हैं। तो उसके पथ में इस प्रकार की असमानताएं आ जाती है कि जलप्रपात या वाटरफॉल का निर्माण होता है। इस स्लाइड में हम आप वो वाटरफॉल्स दिखा रहे हैं। सॉरी, ये सारे जो चित्र इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ साझा किए जा रहे हैं वो गूगल सर्च इंजन पर विभिन्न वेबसाइट्स के विभिन्न वेब पेजेस से लिए गए हैं। इसमें से कुछ कॉपीराइट्स के तहत हो सकते हैं तो उनको यहाँ ड्यूली एक्नॉलेज करते हैं, और चूँकि ये विद्यार्थियों के हितार्थ एकेडमिक इंटरेस्ट में उनका उपयोग किया जा रहा है तो उनको हम जो इनके ऑनर है उनकी कट से करते हुए उनको ड्यूली एक्नॉलेज करते हुए उनका यहाँ उपयोग हम कर रहे हैं। यहाँ इस स्लाइड में दिखाया गया है किस प्रकार से ओवरहैंग टॉपल्स ओवर हार्ड रॉक और सॉफ्टर रॉक्स में किस प्रकार हार्ड रॉक रिमेन रह जाती है, वहीं सॉफ्टर रॉक जो है वो इरोड होकर पीछे की ओर धकेली हुई बताई गई है अंडर कटिंग के द्वारा, और इस प्रकार से जल प्रपात का निर्माण होता है। उसी तरह से रैपिड्स जो हैं, रैपिड्स आर सेक्शंस ऑफ रिवर वेयर रिवर बेड हैज़ ए रिलेटिवली स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग एन इंक्रीज इन वाटर वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस। तो जब नदी के प्रवाह में रिवर बेड जो है वहाँ रिलेटिवली स्टीप ग्रेडियंट होता है उनके, तो उनकी जल की जो गति है रिवर की वो बढ़ जाती है और टर्बुलेंस भी पावर उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में रैपिड्स का निर्माण होता है, इस स्लाइड में दिखाया गया है। इसी तरह से कैस्केड, जलप्रपात और रैपिड्स की तरह ही कैस्केड का भी निर्माण होता है। यहाँ देखिए झरने के ही समान हार्ड और सॉफ्ट रॉक के एक साथ मिलने पर इस प्रकार से कैस्केड का भी निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से नदी गॉर्ज भी बनाती है। इसमें एकदम वर्टिकली आप देखिए किस प्रकार से दोनों छोर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कटाव हो गया है तो उसे हम गॉर्ज बोलते हैं। ठीक इसी तरह से कैनियन का भी निर्माण होता है। बिल्कुल महाखड, ये दोनों साइड से जो रिवर के दोनों बैंक है उसमें इस तरह से वर्टिकल एकदम कटाव के दृश्य के कारण ये कैनियन जैसा लैंडस्केप बनता है। तरुणावस्था में भी नदी पर्वतीय प्रदेश में अधिक ढाल के कारण तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। इन्फेंट स्टेज के बाद यूथ स्टेज, और इस यूथ स्टेज में भी नदी ऊपर ही पर्वतीय अंचल में ही रहती है और अधिक ढाल के कारण उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है। तथा नदी घाटी क्रमशः डाउन कटिंग के कारण और अधिक गहरी होती जाती है। नदी प्रवाह के साथ निम्न ढालों की ओर अपरदित पदार्थों का परिवहन होता है, जो इरोडेड मटेरियल है उसको वो ट्रांसपोर्ट करती है। इस अवस्था में सहायक नदियों के विकास के साथ नदी अपहरण भी होता है, रिवर कैप्चरिंग जिसे हम बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था में नदी की लंबी परिच्छेदिका कम अनियमितता वाली होती है,
अब तरुणावस्था यूथ स्टेज से मैच्योर स्टेज में जब आ जाती है रिवर, तो उसमें जो रिवर प्रोफाइल है उसमें अनियमितताएं कम हो जाती है तथा नदी का कार्य अपरदित पदार्थों का परिवहन तथा पार्श्व अपरदन होता है। ऊपर वाले में उस समय जब फोर्स से बह रही थी तो डाउन कटिंग होता था, अब यहाँ लेटरल यानी जो पार्श्व हैं उसके वहाँ पर अपरदन होता है और जो अपरदित पदार्थ हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट भी करती हुई जाती है। इस अवस्था में जल प्रपात नहीं पाए जाते तथा बाढ़ अधिक आती है। नदियाँ अधिक गहरी होती है। नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानी भागों में आ जाती है तथा प्रवणता में कमी के कारण इनके वेग में भी कमी आ जाती है। अब ये जो प्रौढ़ावस्था है मैच्योर स्टेज, इसमें नदी पर्वतीय अंचल से नीचे उतरकर मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है। जैसे मैंने कहा, अब डाउन कटिंग के बजाय पार्श्व में उसकी अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है और जो ऑलरेडी अपरदित पदार्थ हैं उनको वो प्रवहित करती है। क्योंकि ढाल भी कम हो जाता है तो उसकी गति भी प्रवणता के कारण कम हो जाती है। इस कारण नदी के अपरदन व परिवहन क्षमता में कमी होने लगती है तथा वाहित अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। अब जब चूँकि उसके वेग में कमी आ गई तो वो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की उसकी जो गतिविधियाँ थी उसमें कमी आ जाती है और जो ऑलरेडी मटेरियल जो वो अपने साथ कैरी कर रही है उसको वेग परिवर्तन में कम होने पर वो डिपोजिशन का काम प्रारंभ कर देती है। एवं जलोढ़ शंकु जिसे हम एलुवियल कॉन या जलोढ़ पंख जिन्हें हम एलुवियन फैन बोलते हैं उनका निर्माण होने लगता है। यहाँ ये एलुवियन फैंस किस तरह से बनते हैं, नदी जब मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है और उसकी वेग में कमी आ जाती है तो वो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। तो ये एलुवियल फैंस इस तरह से निर्मित होते हैं। 2 स्लाइड के द्वारा एलुवियल फैंस के चित्रों से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। नदी घाटी का फैलाव ज़्यादा होने लग जाता है तथा घाटी तल समतल होने लगता है। इस अवस्था में नदी अपने दोनों किनारों पर बाढ़ के समय लाए गए अवसादों को विशाल क्षेत्र में निक्षेपित कर बाढ़कृत मैदान या फ्लड प्लेन्स जिसे हम कछार का निर्माण कहते हैं करती है। यानी नीचे पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आ गई, अपने साथ जो लोड कैरी कर रही थी उनका डिपोजिशन प्रारंभ कर देती है। बाढ़ की अवस्था में बाढ़ के दौरान दोनों जो रिवर के बैंक है किनारे हैं उनके ऊपर अपने अवसादों का विशाल जो क्षेत्र में वो कैरी करके ला रही है उनको जमा करना प्रारंभ कर देती है। उसे हम फ्लड प्लेन्स या बाढ़कृत मैदान या कछार कहते हैं। प्रौढ़ावस्था में नदी अधिकतर स्तरित प्रवाह से बहती है, यहाँ वो टर्बुलेंस नहीं है, मगर थलाकृति की अनियमितता के कारण नदी वक्राकार रूप में बहने लगती है और इसे हम विसर्पण या मिंडरिंग बोलते हैं। यहाँ इसमें नीचे स्कीमेटिक डायग्राम से आप देख सकते हैं, समझाने का प्रयास किया गया है किस तरह से रिवर जो है जिग-जैग पाथ में बहती हुई रिवर मिंडरिंग जिसे हम बोलते हैं आगे बढ़ती है। यहाँ इसमें फील्ड फोटोग्राफ्स के द्वारा समझाया गया है किस तरह से रिवर मिंडरिंग का दृश्य खूबसूरत चित्र इसमें दिखाया गया है। रिवर मिंडरिंग में आप देख सकते हैं किस तरह जो इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रियाएं, एक किनारे पर शार्प एज, दूसरे पे अंडर एज, स्लोवर फ्लो ऑन इनर बैंक एंड फास्टर फ्लो ऑन आउटर बैंक। तो इस तरह से इसमें रिवर मिंडरिंग की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। भूभाग की मूल में अनियमितता अथवा घाटीतल के शैलों के संगठन व संरचना अथवा अवसादों के निक्षेपण अथवा अन्य कारणों से जब नदी के मार्ग में अवरोध पैदा हो जाता है तो नदी मार्ग बदलकर घुमावदार रास्ते से प्रवाहित होने लगती है तथा वक्राकार बहाव के फलस्वरूप नदी के प्रवाह में वक्र के अवतल पार्श्व में उत्तल पार्श्व की तुलना में वेग अधिक होने के कारण अपरदन होता है। वहीं उत्तल पार्श्व में अवसादों का निक्षेपण होता है, जो कि मैंने अभी पहले वाली स्लाइड में आपको दिखाया।
वक्रों के अवतल और उत्तल पार्श्वों में अपरदन की भिन्नता के कारण वक्रता क्रमशः बढ़ती जाती है एवं वक्र पास कुंडली लूप का रूप ले लेती है। धीरे धीरे पास कुंडली की गिरवा संक्रिय होती जाती है। कुछ अल्प समय अवधि के लिए जब नदी के वेग में वृद्धि हो जाती है तब ये पास कुंडली की संक्रिय ग्रीवा अपरदित हो जाती है तथा नदी पुनः सीधी प्रवाहित होने लगती है और अलग होने वाली पास कुंडली झाल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की झील को झाड़ झील या चाप झील, ऑक्सबो या हॉर्स शू लेक कहते हैं। यहाँ इस स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखिए, जो पहले सीधी नदी घूमती थी उसमें वक्राकार रूप लिया, फिर उसमें वो लूप ज़्यादा बढ़ने लगे, फिर नदी अपना रास्ता बदल लेती है और जो ये सेगमेंटेड पार्ट है वो ये वाला पार्ट अलग से रह जाता है, उसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। यहाँ इस स्कीमेटिक डायग्राम में अलग अलग स्टेजेज में 4 स्टेज में किस तरह से ऑक्सबो लेक बनती है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। ये ऑक्सबो लेक का एक बहुत खूबसूरत चित्र जिसमें हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सबो लेक यहाँ पर किस प्रकार से अलग से नदी अपना रास्ता बदल के आगे चली जाती है और ये जो लूप अलग से छूट जाता है पीछे वो ऑक्सबो लेक कहलाता है। अब नदी जब ओल्ड स्टेज यानी वृद्धावस्था में आती है तब क्या होता है? वृद्धावस्था में नदी समुद्र तल के नज़दीक अपने साथ वाहित अपरदित पदार्थ तथा जलोढ़ एलुवियम से समतल और मंद ढाल वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। मंद गति से प्रवाहित नदी अंततः समुद्र में मिलकर विलीन हो जाती है। नदी और समुद्र के संगम स्थल पर ज्वारनदमुख, जिसे हम एस्चुरी या डेल्टा बोलते हैं, का निर्माण होता है। यहाँ नीचे चित्र में दिखाया गया है किस तरह से ऊपर वाले चित्र में यहाँ दिखाया गया है कि ये एस्चुरी का निर्माण होता है और नीचे वाले चित्र में डेल्टा का निर्माण कैसे होता है वो समझाया गया है। यहाँ ये एस्चुरी का चित्र, नदी और समुद्र का संगम, और यहाँ ये डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा का एक फील्ड फोटोग्राफ, खूबसूरत डेल्टा का चित्र इसमें दिखाया गया है। डेल्टा फॉर्मिंग की जो अवस्थाएं होती हैं वो इस स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा बताई गई है। इसमें आप देख सकते हैं फ्लड प्लेन, लेवीज, ऑक्सबो लेक और जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो, और किस तरह से वो समुद्र में आकर जब मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। नदी तंत्र के विकास के उपरोक्त पूर्ण क्रम को नदी चक्र या फ्लूवियल साइकिल कहते हैं। यानी नदी की चारों अवस्थाएं पर्वतीय क्षेत्र से ढाल के साथ कम ढाल में बहती बहती वो मैदानी क्षेत्र में आती है, मैदानी क्षेत्र से आगे बढ़कर वो समुद्र में आकर एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये पूरी जो उसकी यात्रा है, ऊपर वाले पर्वतीय क्षेत्र उसके उद्गम स्थल से लेकर नीचे समुद्र में आकर मिलने की, इस पूरे चक्र को, इस पूरे क्रम को फ्लूवियल साइकिल कहते हैं। नदी के जल स्तर की समुद्र सतह से ऊंचाई को, नदी के जल स्तर की समुद्र सतह से ऊंचाई को नदी के उद्गम से मुख तक की लंबाई के विरुद्ध आलेखित करने पर निर्मित वक्र रेखा को नदी परिच्छेदिका या रिवर प्रोफाइल बोलते हैं। कई बार पूछते हैं कि रिवर प्रोफाइल क्या होता है या नदी परिच्छेदिका क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन है नदी के जल स्तर की समुद्र सतह से ऊंचाई को नदी के उद्गम से मुख तक की लंबाई के विरुद्ध आलेखित करने पर निर्मित वक्र रेखा को नदी परिच्छेदिका या रिवर प्रोफाइल कहते हैं। अब उत्पत्ति और विकास के आधार पर नदियों को 4 भागों में 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 4 प्रकार की रिवर्स, यानी 4 टाइप्स ऑफ रिवर्स। दे आर कॉन्सिक्वेंट रिवर, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर और ऑब्सिक्वेंट रिवर। हिंदी में उन्हें कहते हैं अनुवर्ती नदी, अअनुवर्ती नदी, परवर्ती नदी और प्रत्यनुवर्ती नदी। इनके बारे में आगे इसकी स्लाइडों में इनकी
परिचय आपको दिया जा रहा है। पहले ये डेंड्रिटिक और ट्री लाइक ड्रेनेज पैटर्न के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बनती है, ये इनसिक्वेंट स्ट्रीम बनती है और ये ऑब्लिक ट्रिब्यूटरीज नदी की ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन इस स्लाइड में दिखाया गया है। अगली स्लाइड में भी इसके ऊपर एक और स्लाइड है, उसमें भी आपको यही बताएंगे कि किस प्रकार एक मुख्य रिवर से ऑब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट ये नदियाँ जो है तंत्र की तरह एक रिवर ड्रेनेज पैटर्न में किस प्रकार से बनती है वो इसमें समझाया गया है। पहली जो नदी होती है जिसे हम अनुवर्ती नदी या कॉन्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं, इन नदियों का प्रवाह नवनिर्मित भूधरातल के प्रारंभिक ढाल प्रवाह द्वारा नियंत्रित होता है। यानी ये नदियाँ, इनका प्रवाह नवनिर्मित भूधरातल के प्रारंभिक ढाल प्रवाह द्वारा निर्मित होता है। जो प्राइमरी जो उसका ग्रेडियंट था उस एरिया में लैंडस्केप का, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो थे उसके द्वारा ये, उसके साथ ये मैनेज होती है उनका फ्लो। तो ऐसी नदियों को हम अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में जो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां हैं वो अनुवर्ती नदी के प्रकार हैं। दूसरी प्रकार की जो नदी होती है वो अनुवर्ती नदी यानी इनकॉन्सिक्वेंट रिवर। इन नदियों के प्रवाह का अधस्थ संस्तर की संरचना से कोई संबंध नहीं रहता और भूधरातल की वर्तमान संरचना इन नदियों के प्रवाह को नियंत्रित नहीं करते हैं। यानी ये अपने हिसाब से चलने वाली है, मनमानी। वो जो अनुवर्ती थी वो तो फॉलो करती थी उस एरिया की जियोमॉर्फोलॉजी और उस एरिया की जो प्रारंभिक ढाल उसको, लेकिन ये नदियाँ सेल संस्तर की संरचना से अधस्थ जो नीचे पाई जाने वाली चट्टानें हैं उनकी संरचना से इनका कोई लेना देना नहीं और भूधरातल की वर्तमान संरचना इन नदियों को प्रवाह को नियंत्रित नहीं करती है, इसलिए इन्हें अनुवर्ती नदी या इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। उदाहरण हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ। तीसरी नदी जो होती है परवर्ती नदी यानी सब्सिक्वेंट रिवर्स। यह मुख्य नदी द्वारा निर्मित घाटी की ढालों पर विकसित सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मुख्य नदी के प्रवाह की दिशा में ही प्रवाहित होकर अंततः मुख्य नदी से मिल जाती है। मुख्य नदी की दिशा में ही बहती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है और वापस मुख्य नदी में ही मिल जाती है। उदाहरण गंगा नदी की सहायक नदियाँ कोसी और गंडक, ये नदियाँ परवर्ती नदी के प्रकार हैं। चौथी जो प्रकार की नदियाँ होती हैं उन्हें हम प्रत्यनुवर्ती नदी या ऑब्सिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। ये भी सहायक नदियों का प्रकार है यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मुख्य नदी द्वारा निर्मित घाटी के डालों पर ही विकसित होती है, परंतु इस नदी का प्रवाह मुख्य नदी की विरुद्ध दिशा में होता है। ये मेन जो रिवर होती है उससे उल्टी दिशा में बहती है। तो ऐसी नदियों को हम प्रत्यवर्ती नदी या ऑब्सिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार की नदियों का टाइप जो था वो हमने आपके साथ साझा किया। सहायक सरिताओं और मुख्य नदी के सामूहिक रूप में बहाव से किसी क्षेत्र में निर्मित होने वाले विन्यास को अपवाह प्ररूप या ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। नदी के भूवैज्ञानिक कार्य द्वारा भू सतह पर विशेष प्रकार के अपवाह प्ररूप निर्मित होते हैं, जो क्षेत्र विशेष, प्रारंभिक ढाल, क्षेत्रों के संगठन, कठोरता के अलावा क्षेत्र में उपस्थित स्ट्रक्चर्स जैसे कि भ्रंश, फोल्ड्स या फॉल्ट्स, संधियाँ यानी जॉइंट्स तथा पटल विरूपण यानी डिफॉर्मेशन जैसे घटकों पर निर्भर करते हैं। मुख्य अपवाह प्ररूपों में जो ड्रेनेज पैटर्न है उसमें द्रमाकृतिक, जालीनुमा, समगोणिक यानी रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस, रेडियल यानी अरीय, वलयाकार, समांतर और कंटकीय प्ररूप महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार के अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा निर्मित होते हैं। इस स्लाइड में जो रिवर की स्टेजेज हैं, ऊपर जो हेड वाटर्स, दूसरा जो ट्रांसफर जोन और तीसरा जो डिपोजिशनल जोन,
ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से प्रारंभ होती है। हेडवाटर स्ट्रीम स्वीटली फ्लो डाउन स्टीप माउंटेन स्लोप्स एंड कट डीप वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स अकर इन दिस जोन। पहले वाले जो क्षेत्र है जिसे हम हेडवाटर्स बोलते हैं, यहाँ पर वो नदी जो है इन्फेंट स्टेज और यूथ स्टेज जो हमने डिस्कस की उसको फॉलो करती है। दूसरे में ट्रांसफर जोन है, लोअर एलिवेशन स्ट्रीम्स मर्ज टू फ्लो डाउन जेंटल स्लोप्स, वैली ब्रॉडन्स एज कोलिसिंग रिवर्स स्टार्ट टू मिंडर। यहाँ जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी अंचल में आ जाती है, उसके वेग में कमी आती है और वो मिंडरिंग की अवस्थाओं में पहुँचती है। और जो थर्ड स्टेज है डिपोजिशनल जोन, एट द लोवेस्ट एलिवेशंस ए रिवर मिंडर अक्रॉस ए ब्रॉड nearly flat valleys and floodplains. At a river's mouth, it may divide into separate channels as it flows across a delta extending out to sea. The coastal plain and deltas are made of river sediments. यहाँ अंत में नदी समुद्र में मिलती है। ऑक्सबाउ लेक, रिवर मिंडरिंग, एस्चुरी, डेल्टा, इस प्रकार के निर्माण इस क्षेत्र में होते हैं। अब कुछ जो रिवर से संबंधित मुख्य शब्दावलियाँ हैं या कॉमन टर्म्स हैं जो काम में आती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोर्स, द प्लेस वेयर ए रिवर बिगिंस। कोर्स, द रूट द रिवर टेक्स टू द सी। ट्रिब्यूटरी, ए स्मॉल रिवर दैट जॉइंस ए लार्जर रिवर। कॉन्फ्लुएंस, द पॉइंट वेयर द ट्रिब्यूटरी जॉइन द रिवर। Mouth, the point where the river enters the sea. Estuary, the part of the mouth that is tidal. Basin, the area of land drained by a river. Watershed, the high ground separating one river basin from another. ये रिवर की जर्नी का स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें रिवर हैज़ ए स्टीप ग्रेडियंट, रिवर हैज़ ए जेंटलर ग्रेडियंट और रिवर एज ए ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रेडियंट। तो ऊपर से ये पूरा जो सिस्टम है इसमें आप देखिए ये 3 भागों में इसको बांटकर समझाया गया है। ये स्टेजेज ऑफ रिवर्स जर्नी में पहले में यूथ स्टेज, फिर मैच्योर स्टेज और फिर ओल्ड स्टेज, तीनों स्टेज को इसमें स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। इस प्रकार से आज हमने रिवर की जो परिचय है, परिचयात्मक जो उसके बारे में जानकारी थी वो इस पहले व्याख्यान में दी। नदी किस तरह से उद्गम स्थल से लेकर समुद्र में आकर मिलने तक का अपनी यात्रा करती है, कौन कौन सी 4 अवस्थाओं से निकलती है और किस प्रकार से 4 प्रकार की अलग अलग रिवर जो होती है और उनके रिवर से क्या ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है, कौन कौन से लैंडस्केप बनते हैं, उनके बारे में हमने आज इसके पहले व्याख्यान में चर्चा की। दूसरे व्याख्यान में हम रिवर के जियोलॉजिकल वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन और इससे संबंधित संरचनाओं का जो निर्माण होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोविड-19 की महामारी के दौर में घर बैठे आपको अध्ययन कराने की ये सुविधा राज्य सरकार की भी मंशा है और महाविद्यालय प्रशासन के साथ हम सभी लोग मिलकर परीक्षा के दौर में, इधर परीक्षाएं भी चल रही है और परीक्षाओं को कराते कराते समय के साथ जैसा समय उपलब्ध होता है हम आपको घर बैठे अध्ययन का ये सुलभ मौका देते हैं। PDF भी आपके साथ साझा करते हैं, असाइनमेंट भी आपको देते हैं और राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर इस प्रकार के व्याख्यान बनाकर उन्हें अपलोड कर रहे हैं। आप इन YouTube चैनल्स पर इन व्याख्यानों को और जो PDF आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाती हैं उन्हें देखें, सुने, पढ़ें, समझें, अपने नोट्स बनाएं और अपने अध्ययन को जारी रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें कोरोना से सतर्क रहना है, डरना नहीं है, सावधान रहना है, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और सतर्कता के साथ घर बैठकर अपने अध्ययन को जारी रखें। जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं उनका अध्ययन करें तथा
किसी प्रकार की कोई समस्या आपको समझने में आती हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो उससे आप मुझे व्यक्तिगत मेरे फ़ोन नंबर पर या मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कोई भी एकेडमिक समस्या हो तो उसका निवारण करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी वीडियो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उन्हें देखें, समझें, पढ़ें और अपने अध्ययन को जारी रखें।